पुलरल्स पार्टी के बीरपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आबिद खान के नेतृत्व में बीरपुर प्रखंड के बड़ेपुरा, जिंदपुर, बीरपुर समेत विभिन्न गांवों में सदस्यता अभियान चलाया गया है। इसमें करीब सैकड़ों लोगों ने पुलरल्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद आदिब ने बताया कि बीरपुर प्रखंड के सभी गाँवों में संपर्क अभियान चलाकर पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलरल्स पार्टी के नीति एवं कार्यक्रम से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, अधिवक्ता नीरज देव कुमार, हरीश कुमार, बेगूसराय सदर के प्रखंड अध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए आदित्य राज की रिपोर्ट। अभी जो आपका बैठक चल रहा है, ये किस मुद्दे पर बैठक चल रहा है? यह बैठक नहीं है। आप चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम सुधी श्रोताओं को, बेगूसराय की जनता को और बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि पुलरल्स पार्टी की बैठकें नहीं चल रही हैं, बल्कि ज़मीन पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जो नेता कहते हैं कि यह फेसबुक की पार्टी है, इसका मतलब है कि वो इस सोशल माध्यम को गाली दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज यह औद्योगिक क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हम कोई भी काम करते हैं और फेसबुक के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं। तो इन नेताओं को की जो समझ है, वो जो छोटी समझ है, इसी छोटी समझ से बिहार हमारा बहुत पीछे रहा है। गोपाल सिंह नेपाली ने बहुत पहले एक बात कही थी, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम युवा हैं, भारत का इतिहास बदलने वाले हैं। तो पुलरल्स पार्टी इस बार बिहार के इतिहास को बदलने वाली है, 15 साल से चल रहे लॉकडाउन को बदलने वाली है। और कुछ लोगों ने कहा कि नई पार्टी है, हम उस पर भी कहना चाहेंगे, हम नए पत्ते ज़रूर हैं उजरे गुलशन के दरख्तों से, पर हटा देंगे नकाब जो नकली नेताओं के चेहरे पर है। ये जो नेता जिन्हें जो 30 साल से जिन्हें लग रहा है पिछले 50 साल की राजनीति से वो राजनीति में सक्षमता से बने हुए हैं। मोबाइल का एक एप्लीकेशन जब ख़राब होता है तो हम अपडेट करते हैं, क्या राजनीति को अपडेट करने का समय नहीं आ गया है? तो पुलरल्स बहुत मजबूती के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, और हमारा जो एक मुद्दा है वो सिर्फ है रोजगार, रोजगार, रोजगार। और हम सिर्फ रोजगार पे बात कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ घूम रहे हैं। आज हम बीरपुर क्षेत्र में हैं, अभी बड़ेपुरा में हमारी बैठक हुई, अभी हम यहाँ फिर एक चर्चा कर रहे हैं। आपने भीड़ देखी होगी। ठीक है, मान लिया कि हम नए हैं, तो फिर ये लोग कहाँ से हैं? ये पैसे से, उन नेताओं की तरह जो कार्यक्रमों में पैसे लेकर जिन जनता को बुलाया जाता है, ये जनता वो नहीं है। बिना पैसे के अपनी उम्मीद पर ये महज भीड़ नहीं है, बल्कि बिहार को बदलते हुए देखने की उम्मीद पाले हुए लोग हैं। इसलिए जिला अध्यक्ष, हमारे जिला प्रभारी आदरणीय रंजन भैया के नेतृत्व में हम बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा में बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और लोगों से लगातार हम जुड़ रहे हैं, उनके मुद्दों के साथ जुड़ रहे हैं। रोजगार एक विषय है जिस विषय पर पिछले 30 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। जो फैक्ट्रियाँ थीं वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। ये समझने की बात है। नीति और स्पष्ट जो नीयत उन नेताओं की है वो खराब है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, शिक्षण संस्थान के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। नल जल पे देख लीजिए, आज भी अखबार में दैनिक भास्कर ने छापा है कि जल नीचे है, नल ऊपर है, लेकिन नल से पानी नहीं है। लेकिन नल जल लगाकर घर घर तक बाढ़ का पानी पहुंचा देने के लिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए। पिछले अभी 16 जिले ऐसे हैं बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जल जीवन हरियाली में आपने शानदार तस्वीर देखी होगी, एक महिला पैर पर है, कोई पानी में अपने बच्चे को कंधे पर लिया हुआ है। आखिर 15 वर्षों में आप डैम क्यों नहीं बना सके? पानी के संरक्षण पर आपने काम क्यों नहीं किया? हम ऐसे बिहार में रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं होती है तब भी आपदा, सुखाड़, और जब पानी हो जाती है तब भी आपदा। तो ये नेताओं के पास इसका मतलब है कि अच्छी नीति नहीं है। हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कारवां बढ़ रहा है। अकेला ही चला था सफ़र को, जानिब लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक और प्रश्न भैया, अभी जैसा बिहार का माहौल है, यहाँ पे शिक्षा का दर तो काफ़ी नीचे है। पेपर पे आंकड़ों की जाल में हम नहीं जाएंगे, आंकड़ों के जाल में 70+ दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, आप भी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं और बिहार कोचिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आपसे सीधा ये पूछना चाहेंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी ये अपनी एक रणनीति के साथ आई है, इनके पॉलिटिक्स जो भी हो रही है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स अच्छी बात है, इसके साथ अंग्रेजी में ये प्रचार कर रही है।
ये दायित्व या जो भी है ये अंग्रेजी में बांट रही है, ये आपको कहाँ तक बिहार जैसे राज्यों में कहाँ तक कारगर लग रहा है? पहले मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ। जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, सरकार के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबें हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार की शिक्षा नीति ने हमें साक्षर तो बना दिया पर शिक्षित नहीं बनाया। और अब आपके दूसरे सवालों का जवाब जो आप बता रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी उसमें बीच बीच में ला रही है, जिससे जनता कैसे कनेक्ट हो पाएगी। एक बात समझ लीजिए कि अभी इस लॉकडाउन में हमने जो सर्वाधिक काम ज़मीन पर किया, उस कार्यक्रम को हमने सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और सोशल साइट्स यूज़ करने वाले जो लोग हैं, उनके हाथ में न केवल स्मार्टफोन है बल्कि उनका दिमाग भी स्मार्ट है। तो हमारी पहली कोशिश है कि हम स्मार्ट लोगों तक पहुँचें और उन स्मार्ट लोगों के द्वारा हम धीरे धीरे ज़मीन तक अंतिम अंत्योदय यानी आखिरी पायदान के लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी के सिद्धांतों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ चुनाव का साधन नहीं है, लक्ष्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन में जब अगर एक व्यक्ति ऐसे समझिए कि हमने किसी सरकार को वोट दिया, तो वोट देने के बाद हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव बदला, हमने जिस सरकार को चुना, आखिर मेरे जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया। इस महामारी में तो मज़दूरों के साथ बहुत सारी समस्याएं आई, जिनमें मज़दूर काफ़ी रोते बिलखते भी नज़र आए। आए दिन अभी बहुत सारी पार्टियां आ रही है, तो जनता कैसे और किस तरह भरोसा करे? देखिए, जनता ने पिछले 20 वर्षों के नेताओं को देखा है और इस लॉकडाउन की बात करेंगे तो विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन मैंने किसी चैनल पर था, उनको मैंने बताया था कि ये जो शानदार फोटोग्राफ़र हैं, जिन लोगों ने बिहार के दर्द को दिखाया है कि एक माँ खाली पैर है, धूप में पैदल चलकर आ रही है। आप समझिए इन बातों को कि हमारे राज्य के जो मजदूर हैं, हमारी सरकार के पास इतना डेटा नहीं है कि कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं। इस महामारी ने कम से कम नेताओं को ये समझ दी, ये जानकारी उपलब्ध करवाई कि हमारे राज्य के कितने लोग बाहर रहकर काम करते हैं। मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया कि हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, पटना, दिल्ली, मुंबई, अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। हमारे यहाँ रोज़गार का सृजन क्यों नहीं हो गया? जो भी मिलें थी, जो भी फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो गई। अपने बेगूसराय की बात कीजिए, देवना की बात मैं आपको करता हूँ। एक ज़माना था जब कई मशीनें वहाँ थीं और एक औद्योगिक नगरी के नाम पे हम विकसित थे। आज 30 से 32 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उस 30-32 फैक्ट्रियों में मैं आपको बता दूं, कार्बन फैक्ट्री ज़्यादा है, जिससे वहाँ के लोगों को अस्थमा और दमा रोग होता जा रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जबकि जानिए इस बात को, बिहार सरकार हर जिले को प्रदूषण और वायु संरक्षण के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पैसा देती है। क्या काम हुआ? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सवालों को उन अधिकारियों तक पूछें कि कागज़ों पर जो ये आंकड़ा लगता है, ये जो कागज़ों पर पेड़ लगाए जाते हैं, ये कहाँ लगता है? 2500 करोड़ पेड़ बिहार में लग गया, कहाँ लग गया भैया? तो इन नेताओं को अब समय आ गया है हम युवाओं को दिखाने का। युवा बेरोजगार है, अब इन नेताओं से कोई नहीं आस है। इसलिए लुडल्स एक उम्मीद लेकर हम सबों के पास आई है और मैं बहुत सक्रियता से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। दिन रात सुबह शाम काम कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है जनता नई चीज़ों को स्वीकार रही है। ये महज भीड़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा। पार्टी अगर आप पे विश्वास दिखाती है, अगर आपको बेगूसराय से उम्मीदवार घोषित करती है, तो फिर उस पर आपका फिर क्या आगे का स्ट्रेटजी होगा? देखिए, अभी हम एक शानदार और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और पार्टी को अगर लगता है, पार्टी में इस पर भरोसा दिखाती है, पार्टी की जो एकदम स्पष्ट पारदर्शिता है कि आप भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमारे बीच में से कोई भी भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है अपनी उम्मीदवारी के लिए। वो जाए, वो इंटरव्यू दे, वो अगर सक्रियता से साथ काम कर रहा है उसकी उम्मीदवारी होगी। यहाँ पैसे की थैलियों में भरे बैग लेकर जाने वाले लोगों के साथ हमारी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। जो काम करेगा, जो अच्छे लोग होंगे, जिसे जो चोर नहीं हो, जिसने हत्याएं नहीं की हो, मैंने हत्याएं नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, बेगूसराय में अधिवक्ता हूँ। इसलिए अगर पार्टी इस विषय में विकल्प के रूप में स्वीकारती है, पूरी मजबूती के साथ करेंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। शानदार कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहा है। जी, आपका नाम? जी, मैं नीरज देव, पद नाम? हमारे साथ शिक्षक हूँ, बिहार कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता हूँ। रूरल्स पार्टी के लिए बहुत जानते हैं पार्टी के बारे में।
और बिहार के 243 सीटों से चुनाव लड़ेगी। उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि संगठन का स्ट्रक्चर जब तक मेरा ज़मीन तक नहीं जाएगा तब तक हम उस काम में सफल नहीं हो सकते। तो हम लोग मंडल तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे पंचायत में हम लोग की पार्टी का पंचायत प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और हम लोग बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अभी यहाँ का एक स्थानीय उस पर यहाँ के कुछ स्थानीय जो गैर राजनीतिक संगठन है वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं, 3-4 संगठन है जी जी। तो उस पर आपका आगे का क्या रणनीति है? अगर आपकी पार्टी मान लेते सरकार में आती है तो कांवर झील को क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहला कि अप्रैल माह में चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट कुसुम प्रिया चौधरी बेगूसराय आई थी उस लॉकडाउन के पीरियड में, और अप्रैल का लॉकडाउन जो था कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें उस पीरियड में भी वो कांवर गई थी। चूँकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कांवर है, कांवर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के वो लेके आ रही हैं अभी की जो आएंगी बैठक में कि हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं और इससे हम रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वो लेके आ रही हैं, 2-4 दिन के अंदर उनका प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे तो पार्टी का पूरे बिहार उनका जाना हो रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस मंथ के 1 से 2 वीक के बीच में वो आएंगे तो फिर हम वो पेपर के साथ भी आपसे मिलेंगे। कि इस कोरोना महामारी में पहले लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉकडाउन लगा, और जिसमें लगभग सभी चीज़ें खुल गई, लेकिन अभी लगभग ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जो है जिनका घर कोचिंग संस्थान पे चल रहा है और कोई ना कोई कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं किराया लेके चला रही है और उनका किराया विगत 5 महीनों में बढ़ता ही जा रहा है और वो कोचिंग संस्थान वाले जितने भी लोग हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आखिर कोचिंग संस्थान को क्यों नहीं खोला जा रहा? देखिए, ये बिहार सरकार और सेंट्रल का डिसीजन है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जब नेताओं की बैठक हो सकती है, नेता बैठक कर सकते हैं, तो स्कूल और कोचिंग क्यों नहीं खोल रही है? ये कंप्लीट सरकार का सरासर नाइंसाफ़ी है। और हमको जितनी तक समझ है कि हम तो समझ रहे हैं कि कोचिंग और स्कूल से जितने रोज़गार पैदा हुए थे और जितने लोग मेधावी छात्र भी बन के निकल रहे थे, उस सेक्टर को इस लॉकडाउन के नाम पर बिहार और पूरे देश में कंप्लीट बर्बाद कर दिया है। हमारे आसपास 1-2 संयोग से टीचर रहते थे जो कोचिंग चलाते हैं। उस टीचर की स्थिति ये है कि वो मकान मालिक का किराया देने में अक्षम। एक बेगूसराय में श्री लेदर के ऊपर कोचिंग था, वो बेचारे बहुत अच्छी कोचिंग खोले थे एसी उसी लगा के। उसने मकान मालिक को कहा कि आप मेरा एसी खोल लीजिएगा और उससे अपना किराया ले लीजिएगा, हम अब कोचिंग नहीं चलाएंगे। सरकार कंप्लीट शिक्षा जगत को बर्बाद करने पर उतर चुकी है। चूँकि उनको तो ऐसे भी जो भी नेता उनके साथ हैं या जो भी विधायक मंत्री बनते हैं अभी तक की सरकार में, अगर 2 पढ़े रहते हैं तो 8 बिना पढ़े लोगों को बनाया जाता है। तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हम पूछ रहे हैं मॉल आप खोल रहे हैं, मॉल में भी तो भीड़ जुटता है। आप ऑन इवेंट सिस्टम के आधार पर भी तो कोचिंग और स्कूल को खोल सकते थे कि ठीक है, एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठेगा, सप्ताह में 2 दिन भी तो वो विद्यार्थी पढ़ने जाता। आज आप किसी घर को उठा लीजिए, आपके भी घर में बच्चे होंगे, मेरे भी घर में बच्चे होंगे। इस 8 महीना 9 महीना में उनके सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं। कोई बच्चा सिस्टम से पढ़ता है क्या? हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा सिस्टम से पढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूल फीस लूटने का एक ड्रामा है। आप देखिएगा कि अगर आप स्कूल का मेरा बच्चा है तो रोज़ हमको फ़ोन आता है कि आप स्कूल फ़ी भर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कितना ढंग से होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके प्रति भी सरकार की कोई सोच नहीं है कि स्कूल को भी हम मदद करें और बच्चे के पेरेंट्स जब कमाएंगे नहीं तो फीस भरेंगे कहाँ से? हमको इनकम होगा तब तो हम फीस देंगे ना। आप लॉकडाउन रखे 5 महीने तक, लॉकडाउन रखे हम काम ही नहीं किए, हमारे पास इनकम आया ही नहीं तो हम फीस देंगे कहाँ से? तो न सरकार फीस पर सोच रही है और न उस स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच रही है। सरकार को दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, पेरेंट्स पक्ष के बारे में भी सोचे और स्कूल और कोचिंग के पक्ष में भी सोचे कि हम उनको भी मदद करें और इन लोगों को भी राहत दें। लेकिन सरकार इस पर नहीं सोच रही है, आवाज़ उठ रही है। हम लोग भी आगे इस मुद्दे को उठाएंगे और चाहेंगे कि सरकार स्कूल के बारे में भी सोचे और पेरेंट्स के बारे में भी सोचे कि वो फीस नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम करेंगे। विगत कई सालों से शिक्षकों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आई तो उनको एक सेवा सर दिया गया जिनको शिक्षक लोग लॉलीपॉप कहते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? शिक्षक आंदोलन कर रहे थे
शिक्षक के ये तो बिहार सरकार का शुरू से पॉलिटिक्स है। आप इस 30 साल में देखेंगे, जब आप आंदोलन करेंगे ना, तो आपके आंदोलन में ही सरकार फूट डालती है। सरकार का सारा यूनियन इससे खुश नहीं है। कुछ यूनियन को इन लोगों ने तोड़ के, कुछ मांगे उनकी मान के, शायद कुछ वेतनमान को बढ़ाया है, लेकिन आप उसमें भी देखिएगा, उसमें भी लेखिन है, चुनाव के बाद वो लागू करेंगे। सर, शिक्षक तो ये कह रहे हैं कि सेवा शर्त तो ऑलरेडी बना हुआ ही था, लेकिन नया सेवा शर्त बनाने का क्या कारण था? इस बारे में चूंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, चूंकि हम पुरानी सेवा शर्त को नहीं जानते। विधानसभा चुनाव आया तब जाके शिक्षकों को ये सारा चीज़ दिया जा रहा है। हम तो बता ही रहे हैं कि ये तो लॉलीपॉप है। सरकार का ये पॉलिटिक्स है कि हमें वोट चाहिए तो हमको ठगना है टीचर को एक लॉलीपॉप फेंक दिए। चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे हम तो उनके नया सेवा शर्त दे दिए हैं, उनका पेमेंट हम 5,000 7,000 जो बनाया पता नहीं हमने बना दिया है। लेकिन आप उसको पढ़िएगा, वो सारा चीज़ है कि चुनाव के बाद लागू होगा। आज से वो लागू नहीं है, चुनाव के बाद लागू। सर, प्राइवेटाइजेशन जो अभी हो रहा है उस पर आपका क्या राय है और पार्टी का क्या राय है? देखिए, इस पर पार्टी का भी कोई स्पष्ट ये नहीं आया है, तो इस पर हम प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते। पार्टी का गाइडलाइन उस पर आ जाता है तब हम बोलें तो वो अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा। जिस बारे में हमको नहीं पता है उस बारे में बोलना उचित नहीं है हमसे। ये सर, आपका नाम? रंजन कुमार, जिला प्रभारी, बेगूसराय पुल्लस। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज को मैं एक पार्टी की ओर से, और ख़ास करके पार्टी को मैं तब तक तरजीह नहीं दिया था जब तक मुझे लोग किसी थाने में जाकर बात करना या फिर कोई ब्लॉक में या फिर कोई वैसे सरकारी दफ्तर में जाकर बात करने से कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर हमको लगा कि कहीं ना कहीं सरकार की जो सिस्टमेटिक व्यवस्था है यह क्रियान्वयन तो हो गई है, लेकिन हर मसालों पर एक असफल साबित हो रहा है। इस चीज़ को लेकर हम पार्टी को नेतृत्व करने के लिए जिम्मेवारी अपने आप को संभाला है और तमाम युवाओं को एक संदेश देना चाह रहे हैं और समाज को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ आप मिलें और देखें कि हम लोग का टीम जो है किस तरह से कार्य कर रही है, धरातल पर वास्तविक रूप में काम कर रही है, रोजगार के लिए वह काम कर रही है या आपके लिए काम कर रही है। यह चीज़ आप देखकर आपको संतुष्ट लगे तो आप निश्चित रूप से हम लोग का साथ दीजिए। और ख़ास करके संदेश यह देना चाहेंगे कि हम जैसे तमाम युवाओं को, हमारे नीरज देव सर जैसे ऐसे कार्यकर्ता मैं बताना चाहूँगा कि कल 10 बजे रात में मैं इनके साथ था, बारिश हो रही थी, नीचे एक हाथ पानी लगा हुआ था, ऊपर बारिश बरस रही थी, शरीर पूरा पसीना पानी से भीगा हुआ था, फिर भी सदस्य के घर पर, रियाज आलम जी के घर पर आए थे 10 बजे रात में, उनके घर पर आकर बात करना उचित समझा। आखिर हमको कहीं ना कहीं से लगा कि यह धरातल पर यह पार्टी काम कर रही है, इस वजह से मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया। पॉलिटिक्स में मेरा कोई अभिरुचि अभी तक नहीं था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, अब हम जैसे युवाओं को खड़ा होना है और पार्टी पॉलिटिक्स की बात तो दूर, मतलब समाज को एक आधारभूत संरचनाओं को जो है मजबूत करके एक नई दिशा देना है। कम दिनों में ही आप काफ़ी प्रचलित हुए और बीते दिनों हम देख रहे थे कि आप राशन को लेकर जनता की भलाई के लिए आपके साथ विवादास्पद हुआ था, उसके बारे में आप क्या? जी सर, जब आप तरह तरह की मुद्दाएं को उछालेंगे तो साथ में विवाद आता है, यह चीज़ आप भी जानते हैं। लेकिन मैं उस विवाद को किसी तरह से सीरियस नहीं लिया। हमारे जितने भी साथी से, जितने कार्यकर्ता थे, हमारे साथ हमेशा मिलकर काम किए और वह जो गिनरपुर वाला डीलर का मामला था उस मुद्दा को हमेशा हम हाईलाइट रखे। अभी तक हम आंदोलित हैं। जब तक उस पर सही से प्रतिक्रिया नहीं आ जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम उस पर काम करते रहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिद, अभी पलरस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। यदि आपको अपनी शादी या किसी दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी को बनाना हो खास, तो सोचिए मत, आज ही संपर्क करें राज दरबार उत्सव हॉल, नियरेस्ट न्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिनकर नगर, बिहाइंड ऑफ ममता होटल, बेगूसराय।